दोस्तों आज हम आप सबके समक्ष प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि टीजीटी हिंदी से संबंधित प्रैक्टिस सेट संख्या 17 लेके आए हैं। अभी तक हम लोगों ने टीजीटी हिंदी से संबंधित कुल 16 प्रैक्टिस सेट देखे हैं, जिसका वीडियो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट से प्राप्त कर देख सकते हैं। इसके अलावा इन सब का पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ है। प्रश्न संख्या 1 है, जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। निम्नलिखित में से यह विचार जो है किनके थे? सिद्ध कवियों के थे, नाथ कवियों के थे, या फिर वैष्णव कवियों के थे, या फिर जैन कवियों के थे। तो यह विचार जो है नाथ कवियों के थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। संध्या भाषा शैली में रचना करने वाले सिद्ध कवियों का संबंध बौद्ध धर्म की किस शाखा से था? मंत्रयान से था, या फिर वज्रयान से था, या फिर सहजयान से था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सहजयान शाखा से था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। तुलसी के रामचरितमानस की तरह निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है कड़वकबद्ध शैली में लिखा गया है? पद्मावत है, राउलवेल है, या फिर संदेश रासक है, या फिर पदावली है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पद्मावत जो है कड़वकबद्ध शैली में लिखी गई रचना है, जिसकी रचनाकार जो है मलिक मोहम्मद जायसी हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है कवि विद्यापति की नहीं है? आप लोग इनमें से कौन सी एक रचना जो है कवि विद्यापति की नहीं है? कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है, पदावली है, या फिर संदेश रासक है। तो विद्यापति की जो रचना है वह है कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है और पदावली है। तो संदेश रासक जो है विद्यापति की रचना नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संदेश रासक की रचनाकार जो है वह कौन है? तो वह है अब्दुल रहमान। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। मैथिल युक्त विकसित अपभ्रंश का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? आप लोग मैथिल युक्त विकसित अपभ्रंश का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? अवहट्ट है, मगही है, या फिर अवधि है, या फिर ब्रजबुल है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में श्रृंगार का आधार भक्ति का आधार श्रृंगार है? मतलब लोग इनमें से कौन सी पुस्तक में जो है भक्ति का आधार श्रृंगार है? गीत गोविंद, या फिर सूर सागर, या फिर पदावली, या फिर उपयुक्त सभी। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है। अमीर खुसरो था एक कवि था, या फिर एक संगीतज्ञ था, या फिर सूफी औलिया था, या फिर उपयुक्त सभी था? तो अमीर खुसरो जो है एक कवि था, एक संगीतज्ञ था, सूफी औलिया भी था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। भक्ति काल को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराशा मना स्थिति से जोड़ने वाला विद्वान निम्नलिखित में से कौन था? जॉर्ज ग्रियर्सन था, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, या फिर ताराचंद थे। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। तो यह शुक्ल की परिभाषा है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या है? भक्तिकालीन हिंदी काव्य की प्रमुख भाषा निम्नलिखित में से क्या थी? बताइए आप लोग, भक्तिकालीन हिंदी काव्य की प्रमुख भाषा क्या थी? ब्रज भाषा था, अवधि था, खड़ी बोली था, या फिर अपभ्रंश था? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ब्रज भाषा था भक्तिकालीन हिंदी काव्य की प्रमुख भाषा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। भक्ति काव्य में कबीर के दोहे निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते हैं? साखी नाम से, या फिर रामायणी नाम से, या फिर शबद नाम से, या फिर सोरठा नाम से? तो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साखी के नाम से जाने जाते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या है? निम्नलिखित में से किस कवि को, बताइए आप लोग, इनमें से किस कवि को जो है वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है? तुलसीदास को कहा जाता है, सूरदास को कहा जाता है, कबीरदास को कहा जाता है, या फिर जायसी को कहा जाता है? तो वाणी का डिक्टेटर जो है किसे कहा जाता है? तो वाणी का डिक्टेटर जो है कबीरदास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कबीर को वाड़ी का डिक्टेटर जो है किसने कहा है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या है, कुशल कुशल ही पूछते कुशल रहा ना कोई, जरा मुई ना भय मुआ, कुशल कहाँ ते होय। उपयुक्त काव्य पंक्ति जो है किस रचनाकार की है, रहीम की है, कबीर दास की है, बिहारी की है या फिर सुंदर दास की है। तो उपयुक्त काव्य पंक्ति जो है किसका है, कबीर दास का है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है गुरु नानक जी का नहीं है उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग इनमें से कौन सी एक रचना जो है गुरु नानक जी का नहीं है। जपुजी नहीं है, या फिर सोहिला नहीं है, या फिर आशा दीवार नहीं है, या फिर सतवानी नहीं है। तो गुरु नानक जी की जो रचना है वह है जपुजी है, सोहिला है और आशा दीवार है, जबकि सतवानी जो है इनकी रचना नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सतवानी जो है किसकी रचना है, यह रैदास की रचना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी रचना का संग्रह जो है हरड़े वाणी नाम से किया गया है। बताइए आप लोग किसकी रचना का संग्रह जो है हरड़े वाणी के नाम से किया गया है। दादू दयाल की रचना का, या फिर रैदास की रचना का, या फिर मलूक दास की रचना का, या फिर रज्जब। दोस्तों यहाँ रज्जब होगा। तो यह संग्रह किसका है, तो यह दादू दयाल का। इसके संग्रहकर्ता कौन है हरड़े वाणी के, इसके संग्रहकर्ता जो है संत दास या फिर जगन्नाथ दास है। तो यह दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है कुशल लाभ की है उसे हमें बताना है। ढोला मारू रा दुहा है, या फिर माधवानंद काम कंदला है, या फिर सत्यवती कथा है, या फिर कुतुब शतक है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, कुशल लाभ की जो रचना है वह है ढोला मारू रा दुहा है और माधवानंद काम कंदला है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। चंदायन निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है। बताइए आप लोग चंदायन जो है किसकी रचना है। कलाम की है, रज्जब की है, या फिर मुल्ला दाऊद की है, या फिर कुतुबन की है। तो चंदायन की जो रचनाकार है वह है मुल्ला दाऊद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी की है, कूट के माध्यम से हमें सही उत्तर बताना है। तो बताइए आप लोग मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन कौन सी है। पद्मावत है, या फिर अखरावट है, या फिर आखिरी कलाम है, या फिर मिर्गावत है। तो मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है वह है पद्मावत है, अखरावट है और आखिरी कलाम है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों रचनाएं जो हैं किसकी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी की हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या है, छार उठाए लीन एक मुठी, दीन उड़ाए पर थिमी झूठी। यह काव्य पंक्ति जो है किस रचना से ली गई है। पद्मावत से ली गई है, या फिर मिर्गावत से ली गई है, या फिर चंदायन से ली गई है, या फिर आखिरी कलाम से ली गई है। तो बताइए आप लोग यह काव्य पंक्ति जो है किस रचना से ली गई है। तो यह जो है पद्मावत से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 क्या है, सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। एक तरफ जो है रचनाकार दिए गए हैं, दूसरी तरफ जो है रचना दिया गया है जिसका हमें मिलान करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। बताइए आप लोग शेख नबी की रचना इनमें से कौन सी एक है। तो वह है ज्ञानदीप। कासिम शाह की कौन सी रचना है। तो वह है हंस जवाहिर। नूर मोहम्मद की कौन सी रचना है। तो वह है इंद्रावती। मंझन कवि की जो रचना है वह है मधुमालती। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 क्या है, बरबे रामायण के रचनाकार कौन थे। बताइए आप लोग बरबे रामायण के रचनाकार कौन थे। वाल्मीकि थे, या फिर तुलसीदास थे, या फिर नाभादास थे, या फिर केशवदास थे। तो बरबे रामायण के जो रचनाकार थे वह थे तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। श्री कृष्ण गीतावली निम्नलिखित में से किसकी रचना थी। बताए आप लोग श्री कृष्ण गीतावली जो है किसकी रचना है। तुलसीदास की है, सूरदास की है, कृष्णदास की है, या फिर नंददास की है। तो श्री कृष्ण गीतावली जो है किसकी रचना है, तुलसीदास का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास ने कलयुग का विशेष वर्णन रामचरितमानस के कौन से कांड में किया है।
लंका कांड में किया है, अरण्य कांड में किया है, बाल कांड में किया है या फिर उत्तर कांड में किया है। तो तुलसीदास ने कलयुग का विशेष वर्णन जो है रामचरितमानस के उत्तर कांड में किया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास की करुणा जो है समाजोन्मुख है और विनय पत्रिका में आत्मोन्मुख। उपयुक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है, रामविलास शर्मा के द्वारा कहा गया है, नामवर सिंह के द्वारा कहा गया है या फिर डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा कहा गया है? तो उपयुक्त कथन जो है रामविलास शर्मा जी के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। एक तरफ जो है रचना दिया गया है, दूसरी तरफ जो है रचनाकार दिए गए हैं, जिसका हमें मिलान करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो बताइए आप लोग, भक्तमाल जो है किसकी रचना है? भक्तमाल जो है नाभादास की रचना है। रामायण महानाटक किसकी रचना है? तो रामायण महानाटक जो है प्राणचंद्र चौहान की रचना है। भाषा हनुमान नाटक जो है किसकी रचना है? तो यह है हृदय राम की रचना है। रामचंद्रिका जो है केशवदास की रचना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता से निम्नलिखित में से कौन से कवि के जीवनी की जानकारी मिलती है? तुलसीदास के, सूरदास के, वल्लभाचार्य के या फिर नंददास के? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सूरदास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 क्या है? सूरदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट के माध्यम से सही कथन का चयन करें। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। कथन 1 है, सूरदास अष्टछाप के कवियों में से एक थे। यह कथन सही है या फिर गलत है? तो यह कथन जो है सही है। सूरदास के गेय पद जो है मुक्तक हैं, यह भी सही है कथन। उनके गेय पद को लीलाप्रद भी कहा जाता है, यह भी कथन जो है सूरदास के संबंध में सही है। उनकी रचना में गीत गोविंद के वर्णानुप्रास शैली को भी अपनाया गया है, यह भी कथन सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। उपयुक्त चारों कथन जो है सही हैं सूरदास के संदर्भ में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 क्या है? निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं है? मतलब लोग इनमें से कौन एक कवि जो है अष्टछाप के कवि नहीं हैं? सूरदास नहीं है, कुम्भन दास नहीं है, छेद स्वामी नहीं है या फिर रसखान नहीं है? तो सूरदास, कुम्भन दास और छेद स्वामी जो है अष्टछाप के कवि हैं, जबकि रसखान जो है अष्टछाप के कवि नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। एक तरफ जो है रचनाकार दिए गए हैं, दूसरी तरफ जो है रचना दिया गया है, जिसका हमें मिलान करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। नंददास की कौन सी रचना है? तो नंददास की जो रचना है वह है सिद्धांत पंचाध्याय। चतुर्भुज दास की कौन सी रचना है? तो वह है भक्ति प्रताप। वल्लभाचार्य की कौन सी रचना है? तो वह है अणुभाष्य। जबकि सूरदास की जो रचना है वह है भ्रमर गीत सार। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है नंददास की नहीं है? बताए आप लोग, इनमें से कौन सी एक रचना जो है नंददास की नहीं है? रुक्मणी मंगल नहीं है या फिर रास पंचाध्यायी नहीं है या फिर द्वयोदश यश नहीं है या फिर सिद्धांत पंचाध्यायी नहीं है? तो नंददास की जो रचना है वह है रुक्मणी मंगल, रास पंचाध्यायी और सिद्धांत पंचाध्यायी। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा नहीं पूछा है, तो वह है ऑप्शन नंबर 3। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी तीनों रचना जो है किसका है? नंददास का है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यह किसकी रचना है? यह जो रचना है किसका है? चतुर्भुज दास का रचना है। किसका है? चतुर्भुज दास का रचना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 क्या है? अंशुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। उपयुक्त पंक्ति का संबंध निम्नलिखित में से किस भक्तिकालीन कवि से है? मतलब आप लोग, यह किसकी काव्य पंक्ति है? सूरदास की है, मीराबाई की है, कुम्भन दास की है या फिर रसखान की है? तो यह काव्य पंक्ति जो है किसका है? मीराबाई का है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 क्या है? कृष्ण लीला से संबंधित रसखान की रचनाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो सत्य है उसे हमें बताना है? तो बता आप लोग, इनमें से जो एक दो कथन दिया गया है, इनमें से कौन सा कथन जो है रसखान के संबंध में सत्य है उसे हमें बताना है। रसखान का कृष्ण लीला गेय पदों में नहीं है, क्या यह कथन सही है? तो यह कथन जो है
बिल्कुल सही है, क्योंकि इनका लीला गे पदों में ना होकर के सवाया पदों में, किसमें है, सवायों में है। रसखान ने कृष्ण लीला का वर्णन वेदों में किया है, यह भी कथन सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें 1, 2 कथन दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 क्या है, सुदामा चरित रचना निम्नलिखित में से किसकी कृति है। बताइए आप लोग, सुदामा चरित रचना जो है किसकी है, नरोत्तम दास की है, स्वामी हरिदास की है, या फिर हरिराम व्यास की है, या फिर सुखदास की है। तो सुदामा चरित के जो रचनाकार हैं वह है नरोत्तम दास, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी, उपयुक्त पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि की है। पता आप लोग यह किसकी काव्य पंक्ति है, सूरदास की है, रसखान की है, मीराबाई की है, या फिर नंददास की है। तो यह काव्य पंक्ति जो है रसखान जी का है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है कवि रहीम दास की नहीं है, कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। बताए आप लोग, इनमें से कौन सी एक रचना जो है रहीम दास की नहीं है। बर्वे रामायण नहीं है, या फिर बर्वे नायिका भेद नहीं है, या फिर खेल कौतुकम नहीं है, या फिर मदनाष्टक नहीं है। तो रहीम दास की जो रचना है वह है बर्वे नायिका भेद है, मदनाष्टक है और खेल कौतुकम है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें 1 सही हो जाएगा। बर्वे रामायण जो है किसकी रचना, इनकी रचना नहीं है, किसकी, रहीम दास की, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी तीनों रचनाएं जो हैं रहीम दास की हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 क्या है, कवि रहीम द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ एक ज्योतिषी ग्रंथ है। बताए आप लोग, इनमें से कौन सा एक ग्रंथ जो है रहीम द्वारा लिखित जो है ज्योतिषी ग्रंथ है। रास पंचाध्यायी है, मदनाष्टक है, या फिर खेल कौतुकम है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। खेल कौतुकम जो है रहीम द्वारा लिखित जो है ज्योतिषी ग्रंथ है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। कृष्ण भक्त से संबंधित कवियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, उसे हमें बताना है। तो बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा कथन जो है कृष्ण भक्त से संबंधित कवियों के विषय में सही है। तो कथन 1 है, ये कवि कृष्ण के लोकरंजक रूप को उजागर करते हैं। तो यह कथन जो है कृष्ण भक्त कवियों के विषय में सही है। अगला कथन है, कृष्ण भक्त के कवियों ने लोक मंगल की भावना पर बल नहीं दिया। यह भी कथन जो है कृष्ण भक्त कवियों के विषय में सही है। अगला कथन है, कृष्ण भक्त धारा के कवियों ने अधिकांशतः मुक्तकों में ही रचना की। यह भी कथन जो है कृष्ण भक्त कवियों के विषय में सही है। अगला कथन है, इन कवियों की रचना ने मुसलमान कवियों को अपनी ओर आकृष्ट किया। यह भी कथन जो है कृष्ण भक्त कवियों के विषय में सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें चारों सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन जो है सही हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 क्या है, कृष्ण भक्त काव्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो बताइए आप लोग, कथन 1 है, कृष्ण भक्त काव्य की भाषा ब्रजभाषा रही। क्या यह कथन सही है। तो कृष्ण भक्त काव्य की भाषा जो है ब्रजभाषा रही, यह कथन जो है सही है। श्रृंगार के क्षेत्र में कृष्ण भक्त काव्य का वर्चस्व रहा है, यह भी कथन सही है। अगला कथन है, कृष्ण भक्त काव्य में रामचरितमानस जैसा कोई विशाल महाकाव्य नहीं रचा गया। यह भी कथन जो है सही है। अगला कथन है, गृहस्थों के समान जीवन को कृष्ण काव्य ने रंग और उल्लास से भर दिया। यह भी कथन जो है कृष्ण भक्त काव्य के विषय में सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 क्या है, हिंदी भक्ति काल के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सत्य नहीं है, उसे हमें कूट के माध्यम से बताना है। तो कथन 1 है, भक्ति काव्य में शास्त्रों की उपेक्षा की गई। यह कथन जो है भक्ति काल के संबंध में सही है। अगला कथन है, भक्ति काव्य उल्लास एवं जीवन का साहित्य था। यह भी कथन जो है सही है। अगला कथन है, भक्ति काव्य ने भारत की सांस्कृतिक एकता को पुष्ट किया है। यह भी कथन सही है। जबकि कथन 2 है, भक्ति काव्य लोक साहित्य से संबंध नहीं था। यह कथन जो है सही नहीं है, क्योंकि भक्ति काव्य जो है लोक साहित्य से संबंध था। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें 2 सही हो जाएगा। कूट के माध्यम से पूछा है तो किसमें है, केवल 2, तो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 39 देखते हैं।
रीतकालीन काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, उसे हमें बताना है। तो चलिए हम लोग कथन देख लेते हैं। रीतकाल की काव्य भाषा प्रमुखता ब्रजबुल था। तो यह कथन जो है दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि रीतकालीन काव्य की भाषा जो था वह था ब्रज भाषा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें पहला 1 हो जाएगा। रीतकालीन काव्य भाषा का फारसी का भी प्रभाव था। यह कथन जो है बिल्कुल सही है। विशिष्ट रुचि के लिए लिखे जाने के कारण रीतकालीन काव्य की भाषा जो है अलंकारों से परिपूर्ण था। यह भी कथन जो है सही है। अगला कथन है, रीतकालीन काव्यों में सवैयों का बहुत प्रयोग किया गया था। तो यह भी कथन जो है सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, केवल ए ऑप्शन। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 क्या है, केशव दास द्वारा रचित निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ जो है एक गणिका को शिक्षा देने के लिए हुई थी। बताए आप लोग, केशव दास के द्वारा रचित इनमें से कौन सी एक रचना जो है एक गणिका को शिक्षा देने के लिए हुई थी। तो वह है कविप्रिया। कविप्रिया को इन्होंने एक गणिका को शिक्षा देने के लिए की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है केशव दास की नहीं है। तो केशव दास की जो रचना है वह है कविप्रिया है, रसिक प्रिया है, रामचंद्रिका है। जबकि काव्य कल्पद्रुम जो है केशव दास की रचना नहीं है, बल्कि यह जो है सेनापति की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रचनाकार को हिंदी साहित्य का प्रथम आचार्य माना जाता है। बताइए आप लोग, इनमें से किस को प्रथम आचार्य माना जाता है हिंदी साहित्य का। तो वह है केशव दास। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। केशव दास को हिंदी साहित्य का प्रथम आचार्य माना जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है सेनापति की है, कूट के माध्यम से चयन करें। तो बताइए लोग, इनमें से कौन सी रचना जो है सेनापति की है। कवि रत्नाकर है, या फिर काव्य कल्पद्रुम है, या फिर रामचंद्रिका है, या फिर वीर सिंह चरित्र है। तो सेनापति की जो रचना है वह है काव्य कल्पद्रुम और कवि रत्नाकर। इसमें ऑप्शन नंबर कौन से सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 1 और 2। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कवि जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक कवि जो है जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। तो वह थे बिहारी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो बहे व जमुना के तीर। उपयुक्त काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है। बताइए आप लोग, उपयुक्त काव्य पंक्ति किसकी है। सूरदास की है, रसखान की है, बिहारी की है, या फिर गंग कब की है। तो उपयुक्त काव्य पंक्ति के रचनाकार जो हैं बिहारी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं। कालिराज की सभा को मानते हैं, रेल का विकट खेल को मानते हैं, या फिर वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत को मानते हैं, या फिर अद्भुत अपूर्व स्वप्न को मानते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी का पहला मौलिक नाटक जो है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत को मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। प्रश्न संख्या 47 क्या है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबारी कवि हैं। कूट के माध्यम से हमें सही उत्तर बताना है। रहीम दास हैं, रसखान हैं, गंग कवि हैं, या फिर कुम्भन दास हैं। तो अकबर के जो दरबारी कवि हैं वह है रहीम दास और गंग कवि, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। पंजाबी, फारसी और ब्रज भाषा में काव्य रचना करने वाले गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं निम्नलिखित में से कौन सी है, कूट के माध्यम से हमें बताना है। दसम ग्रंथ है, या फिर चंडी चरित्र है, या फिर 24 अवतार है, या फिर सुजान सागर है। तो गुरु गोविंद सिंह की जो रचनाएं हैं वह है दसम ग्रंथ है, चंडी चरित्र है और 24 अवतार है। जबकि सुजान सागर जो है किसकी रचना है। तो सुजान सागर के रचनाकार जो है घनानंद है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, 1, 2, 3। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किसने किया है। बताइए आप लोग, मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किसने किया है।
भारत भूषण अग्रवाल ने किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, या फिर विजय बहादुर सिंह ने किया है, या फिर नेमचंद जैन ने किया है। तो मुक्तिबोध रचनावली का संपादन जो है किसने किया है? नेमचंद जैन जी ने किया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। आगे के सुकवि रीझ हैं तो कविताएं, ना ही तो राधा कन्हाई को सुमिरन को बहानो है। निम्नलिखित में से किस काल के कवियों का आदर्श वाक्य था? यह भक्तकालीन कवियों का, या फिर रीतकालीन कवियों का, या फिर उपयुक्त दोनों काल के कवियों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा यह जो है रीतकालीन कवियों का आदर्श वाक्य था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। ढूढ़ाड़ी बोली जाती है, बताइए आप लोग, पश्चिम राजस्थान में बोली जाती है, पूर्वी राजस्थान की बोली है, या फिर दक्षिण राजस्थान की बोली है, या फिर उत्तरी राजस्थान की बोली है? तो ढूढ़ाड़ी जो है पूर्वी राजस्थान की बोली है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा? बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। ब्रजबुल नाम से जानी जाती है, बताइए आप लोग, ब्रजबुल नाम से जानी जाती है पंजाबी, या फिर मराठी, या फिर गुजराती, या फिर पुरानी बांग्ला? तो ब्रजबुल के नाम से जाना जाता है कौन? पुरानी बांग्ला। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुख से, नाक और मुख दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुनासिक का संबंध जो है नाक और मुंह दोनों से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। छत्र वर्ण निम्नलिखित में से किसके योग से बनता है? बताइए आप लोग, छत्र वर्ण जो है निम्नलिखित में से किसके योग से बनता है? तो यह जो है आधा का जो है और मूर्धन्य ष से मिलकर बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें बताना है, तो बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक शब्द जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो वह है ज्योत्सना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। इसमें भी हमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, तो बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो वह है निदर्शन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए आप लोग, सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो वह होगा सत प्लस मति। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि का उदाहरण है, उसे हमें बताना है? तो विसर्ग संधि का जो उदाहरण है वह है निश्चल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? बताएं आप लोग, कृदंत प्रत्यय जो है किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, क्रिया के साथ, या फिर विशेषण के साथ? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, कृदंत प्रत्यय जो है क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 क्या है? अस्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? नि उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, या फिर अन उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, या फिर आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, या फिर कु उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो इसमें जो है आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समाज का उदाहरण है, उसे हमें बताना है? तो बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो वह है प्रतिदिन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। नवग्रह में कौन सा समास है? बताइए आप लोग, नवग्रह में कौन सा समास है? तो नवग्रह में जो है द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो बताइए आप लोग, जो है परीक्षा शब्द कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, या फिर देशज शब्द है, या फिर विदेशज शब्द है? तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होगा, परीक्षा जो शब्द है वह है तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है देशज नहीं है, उसे हमें बताना है? तो ढिबरी जो है कैसा शब्द है? तो ढिबरी जो है देशज शब्द है। पगड़ी भी देशज शब्द है, और ढोर भी देशज शब्द है, जबकि पुष्कर जो है तत्सम शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है उसे हमें बताना है। तो बताइए आप लोग इनमें से किस वाक्य में जो है अपादान कारक लगा हुआ है। तो वह है हिमालय से गंगा निकलती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हिमालय से गंगा निकलती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। प्रश्न संख्या 66 क्या है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। कर्म कारक का है, करण कारक का है, अपादान कारक का है या फिर अधिकरण कारक का है। तो से जो है अपादान कारक का चिन्ह है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। विभावरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक जो है विभावरी का पर्यायवाची शब्द है। तो वह है क्षणदा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। पिशुन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। बताइए आप लोग पिशुन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो वह है चुंगलखोर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पिशुन का पर्यायवाची शब्द है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्य का विलोम शब्द है। बताइए आप लोग मुख्य का विलोम शब्द क्या है। तो मुख्य का जो विलोम शब्द होगा वह होगा गौड़। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। ब्रह्म का विलोम क्या होगा। बताइए आप लोग ब्रह्म का विलोम क्या होगा। तो ब्रह्म का जो विलोम होगा वह होगा जीव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। प्रश्न संख्या 71 क्या है। वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं क्या कहलाती है। बताइए आप लोग वह सायंकालीन बेला जो है जब पशु वन से चरकर लौटते हैं क्या कहलाती है। तो वह कहलाता है गोधूल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतारना कहलाता है। बताइए आप लोग अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो है पद से नीचे उतारना क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है पदावनति। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। प्रश्न संख्या 73 क्या है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा। बताइए आप लोग वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा। वह होगा वीर प्रसू। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। सरल वाक्य का, संयुक्त वाक्य का या फिर मिश्र वाक्य का या फिर प्रश्नवाचक वाक्य का। तो उसने कहा मैं घर जाऊंगा, यह जो है मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है उसे हमें बताना है। तो बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक वाक्य जो है संयुक्त वाक्य है। तो वह है उसने खाना खाया और सो गया। यह जो है संयुक्त वाक्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 76 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है उसे हमें बताना है। तो बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। तो वह है रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। यह वाक्य शुद्ध है, बाकी तीनों वाक्य जो हैं अशुद्ध हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 77 देखते हैं। प्रश्न संख्या 77 क्या है। दिन को दिन और रात को रात न समझना मुहावरे का वास्तविक अर्थ निम्नलिखित में से क्या होगा। बताइए आप लोग इसका अर्थ क्या होगा। दिन को दिन और रात को रात न समझना मुहावरे का अर्थ होगा वह होगा कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान न रखना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 78 देखते हैं। उड़ती चिड़िया का पंख गिनना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। बताइए आप लोग उड़ती चिड़िया का पंख गिनना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। होशियार होना होता है या फिर अनुभव होना होता है या फिर मतलबी होना होता है या फिर मूर्ख होना होता है। तो उड़ती चिड़िया का पंख गिनना मुहावरे का अर्थ होता है अनुभव या अनुभवी होना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है उसे हमें बताना है। अस्थाई भाव का, शांत का या फिर अनुभाव का या फिर व्यभिचारी का। तो भरत मुनि के रस सूत्र में जो है अस्थाई भाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव का उल्लेख है, जबकि शांत का उल्लेख नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। साहित्य में रस कितने प्रकार के होते हैं। बताइए आप लोग साहित्य में जो है रस कितने प्रकार के होते हैं। तो साहित्य में रस जो है 9 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर
सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? बताइए आप लोग, छंद जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो हरदेव बाहरी ने छंद जो है 2 प्रकार के माने हैं, जबकि वासुदेव नंदन ने छंद जो है 4 प्रकार के माने हैं। तो छंद जो है 2 प्रकार के होते हैं। समानता ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। बताइए आप लोग, दोहे से उल्टा छंद कौन सा है? रोला है, चौपाई है, सोरठा है या फिर बरबय है? तो दोहे से उल्टा जो छंद है वह है सोरठा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? बताइए आप लोग, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? उल्लेख अलंकार है या फिर उपमा अलंकार है या फिर रूपक अलंकार है या फिर अतिशयोक्ति अलंकार है? तो इसमें जो है उल्लेख अलंकार का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 84 देखते हैं। प्रश्न संख्या 84 क्या है? चरण धरत चिंता करत भावत नींद न सोर। चरण धरत चिंता करत भावत नींद न सोर। सुबरन को ढूंढत फिरत कभी कामी और चोर। यहाँ पर चोर होगा। उपयुक्त उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? मतलब आप लोग इनमें से इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, उपमा अलंकार है या फिर अनुप्रास अलंकार है? तो इसमें जो है श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 85 देखते हैं। काग के भाग को का कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। उपयुक्त काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? सूरदास हैं, कुम्हन दास हैं, रसखान है या फिर रहीम दास हैं? तो उपयुक्त काव्य पंक्ति की जो रचनाकार है वह है रसखान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 86 देखते हैं। प्रश्न संख्या 86 क्या है? वह आता 2 कूट कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। उपयुक्त काव्य पंक्ति निम्नलिखित में से किस रचनाकार की है? सुमित्रा नंदन पंत की है, जयशंकर प्रसाद की है, महादेवी वर्मा की है या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है? तो उपयुक्त काव्य पंक्ति के जो रचनाकार हैं वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 87 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो बताइए आप लोग, उर्वशी जो है किसकी रचना है? तो उर्वशी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। उत्तरा किसकी रचना है? उत्तरा जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। कैदी और कोकिला किसकी रचना है? कैदी और कोकिला जो है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। वीरों का कैसा हो बसंत किसकी रचना है? तो यह जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। एक तरफ जो है काव्यधारा दिया गया है, दूसरी तरफ जो है विशेष जो कवि है वो दिए गए हैं जिसका हमें मिलान करना है। चलिए हम लोग इसका मिलान कर लेते हैं। तो बताइए आप लोग, राष्ट्रवादी काव्यधारा के लेखक कौन है? तो वह है सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रगतिवादी विचारधारा के लेखक कौन है? तो वह है रामविलास शर्मा हैं। प्रयोगवादी काव्यधारा के लेखक कौन है? तो मुक्तिबोध हैं। नई कविता काव्यधारा के लेखक कौन है? तो वह हैं धर्मवीर भारती हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात ना हमसे कहिए। उपयुक्त पंक्तियां निम्नलिखित में से किस काव्यधारा से संबद्ध है? छायावादी काव्यधारा से या फिर प्रगतिवादी काव्यधारा से या फिर प्रयोगवादी काव्यधारा से या फिर नई कविता काव्यधारा से? तो उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ जो है नई कविता काव्यधारा से संबद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। एक तरफ जो है काव्यकृत दी गई है, दूसरी तरफ जो है रचनाकार दिए गए हैं जिसका हमें मिलान करना है। तो बताइए आप लोग, कालजयी किसकी रचना है? तो इसकी रचनाकार जो है भवानी प्रसाद मिश्र हैं। अग्निलीक की रचनाकार कौन है? तो अग्निलीक की रचनाकार जो है भारत भूषण अग्रवाल है। कौन है? भारत भूषण अग्रवाल है। अब किसे बनवास दोगे, यह किसकी रचना है? तो इसकी रचनाकार जो हैं शैलेश जयदी हैं। सूर्यपुत्र के रचनाकार कौन है? तो सूर्यपुत्र की रचनाकार जो है जगदीश चतुर्वेदी हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 91 देखते हैं। प्रश्न संख्या 91 क्या है? सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। एक तरफ जो है उपन्यास दिया गया है, दूसरी तरफ जो है उपन्यासकार दिए गए हैं जिसका हमें
मिलान करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो बताइए आप लोग, प्रतिज्ञा किसका उपन्यास है? तो प्रतिज्ञा उपन्यास के उपन्यासकार जो है मुंशी प्रेमचंद हैं। कंकाल उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद हैं। काले कारनामे के लेखक कौन हैं? इसके जो उपन्यासकार है वह है निराला। हार के उपन्यास के जो लेखक है वह है सुमित्रानंदन पंत। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 में देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। एक तरफ जो है निबंध संग्रह दिया गया है, दूसरी तरफ जो है निबंधकार दिए गए हैं जिसका हमें मिलान करना है। तो बताइए आप लोग, 5वें पैगंबर निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अग्निरथ की रचनाकार कौन है? तो अग्निरथ की जो रचनाकार हैं वह है विद्यानिवास मिश्र। चिंतामणि की रचनाकार कौन है? चिंतामणि निबंध संग्रह के रचनाकार जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। चेतना के बिंब निबंध संग्रह के रचनाकार जो है डॉक्टर नागेंद्र हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 93 देखते हैं। प्रश्न संख्या 93 क्या है? नागार्जुन उपनाम से लोकप्रिय कवि निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए आप लोग, इनमें से किस कवि का जो उपनाम जो था नागार्जुन था? तो वह थे वैद्यनाथ मिश्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय निम्नलिखित में से किस उपनाम से जाने जाते हैं? तो बताइए आप लोग, अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपनाम क्या है? तो वह है हरिऔध। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 95 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? बताइए आप लोग, इनमें से किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कितनी नावों में कितनी बार पर मिला है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार जो हैं अज्ञेय हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। राम दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से उनकी कौन सी रचना पर प्राप्त हुआ है? रश्मिरथी पर प्राप्त हुआ है, या फिर कुरुक्षेत्र पर प्राप्त हुआ है, या फिर उर्वशी पर प्राप्त हुआ है, या फिर परशुराम की प्रतीक्षा पर प्राप्त हुआ है? तो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है उर्वशी रचना पर प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? बताइए आप लोग, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। शेष कादंबरी की रचयिता कौन है? बताइए आप लोग, शेष कादंबरी किसकी रचना है? तो शेष कादंबरी के जो रचनाकार हैं वह हैं अलका सरावगी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन हैं? बताइए आप लोग, हिंदी क्षेत्र में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसे मिला था? वह मिला था सुमित्रानंदन पंत को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सुमित्रानंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? बताइए आप लोग, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो संत कवियों के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है? बताइए आप लोग, अंधेर नगरी का क्या अर्थ होता है? तो वह होता है अन्याय की जगह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जो है मुंशी प्रेमचंद का नहीं है? तो मुंशी प्रेमचंद के जो उपन्यास है वह है गबन है, कर्मभूमि है, रंगभूमि है। ये तीनों उपन्यास जो है मुंशी प्रेमचंद का है। आग का दरिया जो है इनका उपन्यास नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम तार सप्तक कवि नहीं थे? बताए आप लोग, इनमें से कौन एक लेखक जो है प्रथम तार सप्तक के कवि नहीं थे? तो अज्ञेय जो है तार सप्तक के कवि थे। मुक्तिबोध जो है प्रथम तार सप्तक के कवि थे। प्रभाकर माचवे भी तार सप्तक के कवि थे, जबकि नरेश मेहता जो है दूसरा सप्तक के कवि थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जो है धर्मवीर भारती की है? बताए आप लोग, इनमें से कौन सा उपन्यास जो है धर्मवीर भारती का है? गुनाहों का देवता है, सूर्य का सातवां घोड़ा है, या फिर मानस का हंस है, या फिर नदी के दीप है? तो धर्मवीर भारती की जो रचना है वह है गुनाहों का देवता और सूर्य का सातवां घोड़ा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जबकि मानस का हंस
के लेखक कौन हैं? तो यह जो है अमृतलाल नागर का उपन्यास है। नदी के दीप जो है इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक जो हैं अज्ञेय हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 105 देखते हैं। प्रश्न संख्या 105 क्या है? हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है, उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग, इनमें से हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो वह है परीक्षा गुरु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित उपन्यास इसमें से कौन सा है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक उपन्यास जो है उपेंद्र नाथ का है? शहर में घूमता आईना है, मुर्दों का टीला है, या फिर सुहाग के नुपुर है, या फिर मेरी तेरी उसकी बात है। तो उपेंद्र नाथ अश्क का जो उपन्यास है वह है शहर में घूमता आईना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। धूमिल को किस काव्यकृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? बताइए आप लोग, कवि धूमिल को किस रचना पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कल सुनना मुझे पर, या फिर संसद से सड़क तक, या फिर सुदामा पांडे का प्रजातंत्र पर, या फिर इनमें से किसी पर भी नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, सुदामा पांडे धूमिल को संसद से सड़क तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 108 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी यात्रा वृत्तांत जो है राहुल संकृत्यायन की है, उसे हमें कूट के माध्यम से बताना है। तो राहुल संकृत्यायन का जो यात्रा वृत्तांत है वह है मेरी तिब्बत यात्रा है, घुमक्कड़ शास्त्र है, किन्नर देश है और लंका यात्रावली है। ये चारों रचनाएं जो है राहुल संकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 109 देखते हैं। प्रश्न संख्या 109 क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित रचना निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, उसे हमें बताना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो लिखित रचना है वह है हिंदी साहित्य की भूमिका है, हिंदी साहित्य का आदिकाल है, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास है। जबकि आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? बताइए आप लोग, हिंदी में प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? लंदन यात्रा है, लंदन का यात्री है, या फिर विलायत यात्रा है, या फिर पृथ्वी प्रदक्षिणा है। तो हिंदी में प्रथम यात्रा वृत्तांत जो है वह है लंदन यात्रा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 111 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं कूट के माध्यम से सही कथन का चयन करना है। कथन 1 है, भारतेंदु ने कश्मीर सुषमा और बादशाह दर्पण लिखकर इतिहास लेखन के प्रवृत्ति का श्री गणेश किया। यह कथन जो है सही है। भारतेंदु ने जयदेव का जीवन वृत्त लिखकर जीवन चरित्र लिखने की प्रवृत्ति का श्री गणेश किया। यह भी कथन सही है। दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। दोनों कथन सत्य हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 112 देखते हैं। बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखित नाटक निम्नलिखित में से कौन सा है, उसे हमें बताना है। कालीराज की सभा है, या फिर रेल का विकट खेल है, या फिर बाल विवाह है, या फिर उपयुक्त सभी हैं। तो उपयुक्त सभी रचनाएं जो है बालकृष्ण भट्ट की है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 113 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। एक तरफ जो है निबंध दिया गया है, दूसरी तरफ जो है निबंधकार दिए गए हैं, जिसका हमें मिलान करना है। तो चलिए हम लोग इसका मिलान कर लेते हैं। तो आप लोग बताइए, कविता क्या है या किसका निबंध है? तो कविता क्या है? यह निबंध जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। कछुआ धर्म किसका निबंध है? तो यह जो है गुलेरी जी का निबंध है। मजदूरी और प्रेम यह किसका निबंध है? तो यह जो है अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध है। शिव शंभू का चिट्ठा किसका निबंध है? तो यह जो है बाल मुकुंद गुप्त का निबंध है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 114 देखते हैं। प्रश्न संख्या 114 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा निबंध जो है अध्यापक पूर्ण सिंह की रचना नहीं है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सी एक रचना जो है अध्यापक पूर्ण सिंह की नहीं है? आचरण की सभ्यता है, मजदूरी और प्रेम है, सच्ची वीरता है, या फिर शिव शंभू का चिट्ठा है। तो शिव शंभू का चिट्ठा जो है बाल मुकुंद गुप्त की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी तीनों रचनाएं जो हैं अध्यापक पूर्ण सिंह का है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 115 देखते हैं। प्रश्न संख्या 115 क्या है? राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का प्रसिद्ध कहानी कानों में कंगना
निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, या फिर इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, या फिर प्रताप पत्रिका में, या फिर हिंदी नवजीवन में? तो राधा रमणीय प्रसाद सिंह की प्रसिद्ध कहानी जो है कानों में कंगना जो है इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 116 देखते हैं। हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? बताइए आप लोग, हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? निराला थे, महात्मा गांधी थे, देवकी नंदन खत्री थे, या फिर रामचंद्र टंडन थे? तो हिंदी नवजीवन के संपादक जो थे वह थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। एक तरफ जो है पत्रिका दिया गया है, दूसरी तरफ जो है उनसे संबंधित संस्थापक दिए गए हैं जिनका हमें मिलान करना है। तो चलिए हम लोग इसका मिलान कर लेते हैं। तो बताइए आप लोग, प्रताप पत्रिका के संपादक कौन थे? तो प्रताप पत्रिका के जो संपादक थे वह थे गणेश शंकर विद्यार्थी। कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन थे? तो वह थे माखनलाल चतुर्वेदी। माधुरी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो माधुरी पत्रिका के संपादक जो है मुंशी प्रेमचंद थे। मतवाला पत्रिका के संपादक जो है निराला जी थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 118 देखते हैं। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? बताए लोग, आंचलिक रचनाएं जो है किससे संबंधित होती है? देश विशेष से, या फिर लोक विशेष से, या फिर क्षेत्र विशेष से, या फिर जाति विशेष से? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, आंचलिक रचनाएं जो हैं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 119 देखते हैं। रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। यह काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? माखनलाल चतुर्वेदी की है, मैथिली शरण गुप्त की है, रामधारी सिंह दिनकर की है, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की है? तो यह काव्य पंक्ति जो है किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 120 देखते हैं। प्रश्न संख्या 120 क्या है? दी गई निम्नलिखित गद्य पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ हमें मिलान करना है। तो बताइए आप लोग, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह किसकी गद्य पंक्ति है? तो यह जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की गद्य पंक्ति है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, यह किसकी पंक्ति है? यह जो है जयशंकर प्रसाद की है। निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत को मूल होगा। दोस्तों यहाँ क्या होगा? सब उन्नत को मूल। यह किसकी पंक्ति है? तो यह जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। मर्द साठे पर पाठे होते हैं, यह जो है किसकी पंक्ति है? यह जो है मुंशी प्रेमचंद की पंक्ति है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 121 देखते हैं। प्रश्न संख्या 121 क्या है? रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो इन्होंने सर्वप्रथम कौन सी रचना लिखा? तो वह लिखा था रेणुका। उसके बाद इन्होंने ओंकार लिखा, उसके बाद रसवंती लिखा, उसके बाद इन्होंने उर्वशी लिखा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 122 देखते हैं। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख किस कहानी के पात्र हैं? बताइए आप लोग, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख किस कहानी के पात्र हैं? तो पंच परमेश्वर के हैं, या फिर सुभान खां के हैं, या फिर वापसी के हैं, या फिर परिंदे के हैं? तो अलगू चौधरी और जुम्मन शेख जो ये कहानी के पात्र हैं, ये जो हैं जिस कहानी के पात्र हैं वह है पंच परमेश्वर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 123 देखते हैं। इनमें से कौन सा आंचलिक उपन्यासकार है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक जो है आंचलिक उपन्यासकार हैं? मुंशी प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, राही मासूम रजा हैं, या फिर जैनेन्द्र कुमार हैं? तो आंचलिक उपन्यासकार जो है वह है राही मासूम रजा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 124 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। एक तरफ जो है शब्द दिया गया है, दूसरी तरफ जो है उससे संबंधित पर्यायवाची दिया गया है जिसका हमें मिलान करना है। तो बताइए आप लोग, अनि का पर्यायवाची क्या होगा? तो अनि का पर्यायवाची जो होगा वह होगा सेना। अच्छी का पर्यायवाची क्या होगा? तो अच्छी का पर्यायवाची जो है आँख होता है। यहाँ का पर्यायवाची क्या होता है? तो यहाँ का पर्यायवाची जो है इच्छा होता है। विटप का पर्यायवाची क्या होता है? तो विटप का पर्यायवाची जो शब्द होता है वह होता है वृक्ष। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 125 देखते हैं। प्रश्न संख्या 125 में जो है कथन कारण दिया गया है जिसका हमें पता लगाना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। कथन है क्यों? जिस नायिका के शरीर में नव यौवन का प्रवेश हो रहा हो उसे मुग्धा नायिका कहते हैं और उसमें लज्जा का भाव बड़ा प्रबल होता है। यह जो कथन है यह कथन बिल्कुल सही है। कारण क्या है?
इस कारण उसे परकीय नायिका की कोट में गिना जाता है। तो दोस्तों उसे परकीय नायिका की कोट में गिना नहीं जाता है, यह कथन जो है गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा।